Good morning. Today is 15th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स पे ऊपर में है। काफी विस्तार से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है कोलंबिया जो कि एक साउथ अमेरिका का एक देश है, वो अपने एक रिबल संगठन FARC के साथ में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कोलंबिया, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बीच का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर के राघवान साहब द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। पुलिस के ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे हमें इस आर्टिकल से, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है खालिस्तान की मूवमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है देखिए, पिछले दिनों हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन निकाला, तो एक प्रकार से ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल हमने ज्वाइंट डॉक्ट्रिन पे डिस्कस कर लिए हैं। ये आर्टिकल भी ज्वाइंट डॉक्ट्रिन के मुद्दे पर है और ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के में काम नहीं आ सकते, तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल होता है मंडे को, ये द हिंदू का एक इंटरनल आर्टिकल प्रकाशित होता है कि अखबार के अंदर में कौन से आर्टिकल को इन्होंने क्यों तवज्जो दी, तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। नीचे का जो आर्टिकल है ये बुक से रिलेटेड आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये साइड में जो आर्टिकल है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका की विजिट पे गए, तो तमिल्स की कंडीशंस को लेकर ये आर्टिकल है श्रीलंका के अंदर में, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएम क्रॉप्स वाले आर्टिकल से। जीएम क्रॉप्स का मतलब होता है देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। मान लीजिए किसी फसल के अंदर में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीन डाल दिए जाएं, इससे जो फसल की है परफॉर्मेंस काफी प्रभावित होती है, अच्छी हो जाती है। मतलब जीन्स डालेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए तो डालेंगे ना। एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। कोई देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए देखिए कोई बैट्समैन है, मान लीजिए हरिन पांड्या। हरिन पांड्या एक दिन एक विद्वान के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बैट्समैन की परफॉर्मेंस यानी मैं अच्छी बैटिंग करूं, इसके लिए मुझे वरदान दे दीजिए। ऐसा उन्होंने एक साधु को कहा, हरिन पांड्या ने। तो साधु ने क्या किया, बाकी जो अच्छे बैट्समैन हैं थोड़े थोड़े जीन लिए। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर की मान लीजिए बैटिंग टेक्निक काफ़ी अच्छी है, तो थोड़े बहुत टेक्निक के जो जीन्स हैं वो हरिन पांड्या के अंदर डाल दिए। और दूसरे देखिए मान लीजिए राहुल द्रविड़ के पास में अच्छा पेशेंस है, थोड़े बहुत जीन जो है वो राहुल द्रविड़ के डाल दिए हरिन पांड्या के अंदर में। थोड़े बहुत जीन डाल दिए वीरेंद्र सहवाग के लेके डाल दीजिए। तो एक प्रकार से जो हरिन पांड्या है, अब हरिन पांड्या के अंदर में थोड़े थोड़े जीन दूसरे बैट्समैन से लेके डाल दिए गए, तो अब हरिन पांड्या की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक उसी तरह से होती है जीएम क्रॉप्स। मान लीजिए किसी फसल के अंदर में दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके जीन डाल दिए जाते हैं, तो उस फसल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए यही एडवांटेज है, पैदावार काफी अच्छी हो जाती है, यानी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाती है। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, पेस्ट मतलब कीट, देखिए जो कीट जो होते हैं, कीट पतंगे काफी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जीएम क्रॉप्स होती हैं वो पेस्ट रेसिस्टेंट होती हैं, यानी कीट पतंगों का असर नहीं होता जीएम क्रॉप्स के ऊपर में, क्योंकि उनके जीन्स इस तरह से मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं कि कीट पतंगों का असर उन पर होता ही नहीं, कीट पतंगे उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके अलावा देखिए इनपुट की जो कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब देखिए ये फसल ऑलरेडी पेस्ट रेसिस्टेंट होती है, यानी कीट पतंगों का असर नहीं होता उनके ऊपर में, तो पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता काफी कम होती है, तो इससे जो इनपुट है वो काफी कम हो जाएगी। इससे देखिए सरकार का वो एम सफल हो पाएगा। 2022 तक सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का निर्णय लिया है। तो इससे मान लीजिए अगर मान लीजिए जीएम क्रॉप्स हम ज्यादा यूज करते हैं, अगर जो एक प्रकार से स्ट्रिंग्स हैं, जो बातें हमें ध्यान में रखनी है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जीएम क्रॉप्स को यूज करते हैं, तो सरकार अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में सक्षम हो पाएगी। इससे ना सिर्फ हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, बल्कि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से आज काफी लोग जो पीड़ित हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो एडवांटेजेस हैं, जो फायदे हैं वो हमने डिस्कस किए। अब देखिए थोड़े इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े कंसर्न्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए बात आती है कि डेटा नहीं रिवील किया जाता सारा। देखिए जब भी इस तरह की जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देती है, सबसे पहले इनको अप्रूवल मिलता है GEAC के द्वारा, यह है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। पहले अप्रूवल कमेटी थी, बाद में इसका नाम बदल के अप्रेजल कमेटी रख दिया गया था। तो जब देखिए अप्रूवल मिलता है, तो अप्रूवल तो तभी मिलना चाहिए ना, तब एक प्रकार से प्रॉपर ट्रायल्स हों। क्या कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर में? क्या बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में, सेहत के ऊपर में? सभी तरह के ट्रायल्स पहले होने चाहिए। लेकिन जब ट्रायल्स होते हैं तो यूं कह दिया जाता है कि ट्रायल्स में यह पाया गया कि यह फसल नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन एक प्रकार से प्रॉपर डेटा भी रखना चाहिए कि कौन से ट्रायल्स किए गए, कौन सा डेटा आपको मिला, ताकि एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है वो भी एक प्रकार से संज्ञान में ले सकें इस पूरी चीज को।
बाद में तो डिसएडवांटेज जैसा हमने अभी कहा कि इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ऐसा कंसर्न्स है। इवन जो ये जीएम क्रॉप्स होती हैं काफ़ी बार ह्यूमन जो चेन में आके यानी फूड चेन में एंटर करके ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं वो सिर्फ कुछ ही रोगों को दूर रख सकते हैं, यानी कुछ ही पेस्ट को वो दूर रख सकते हैं, बाकी पेस्ट का इन पर असर होता है। इवन कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं। ऐसा होता है कि मान लीजिए कई बार जो कंपनीज हैं वो ऐसे बीज बना देती हैं कि 1-2 महीने तक तो असर होगा, लेकिन बाद में जो पेस्ट हैं या फिर जो दूसरी जो डिजीज हैं वो असर होना स्टार्ट हो जाता है फसलों के ऊपर में। फिर फायदा ही क्या? जीएम क्रॉप्स तो हैं ही इसलिए ना कि पेस्ट का असर ना हो या फिर कोई रोगों से पीड़ित ना हो जो फसलें हैं। अगर मान लीजिए ये सब चीजें होंगी तो फिर फायदा ही क्या? उसके बाद में ऐसा भी कंसर्न्स है कि देखिए कुछ प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी अगर जीएम क्रॉप्स को अपनाया जाता है तो। और एक ये है GEAC, जो ये बॉडी है जो हमने ये देखी अभी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अभी अप्रेजल कमेटी, यानी नाम चेंज हो गया था, अप्रूवल की जगह अप्रेजल। तो मान लीजिए ये जो कमेटी है जो अप्रूवल देती है, मान लीजिए पहले जैसे बीटी कॉटन 2002 में हमने अपनाया था, अब जो कॉटन के बीज हैं वो बीटी कॉटन से हम उगाते हैं, तो इससे फसलों की जो पैदावार है, कॉटन की पैदावार काफ़ी बढ़ गई है। मान लीजिए किसी और चीज़ की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम अप्रूवल मिलती है तो वो मिलती है GEAC से। जैसे बीटी ब्रिंजल की बात आई थी, बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल दिया था 2009 में, हालांकि बाद में उसे रद्द कर दिया था वो। और अभी देखिए GM मस्टर्ड यानी सरसों की GM वैरायटी को एक प्रकार से अप्रूवल मिल गया है GEAC से। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखिए जो GEAC है जहां से अप्रूवल मिलता है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अब देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तरफ तो ये इसके अंडर में आएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो तो GM क्रॉप्स को बढ़ावा दे ही रहा है, प्रमोट कर ही रहा है, तो उसी के अंडर में रेगुलेटर आ रहा है GEAC, तो GEAC तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ये तो ऑलरेडी GM क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर इनकी क्या एक प्रकार से इनकी हिम्मत ही नहीं होगी GEAC वाले, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं तो ये मना कर ही नहीं सकते फिर, इसलिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। उसके बाद में देखिए जो अपोजिशन है, ऐसा कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपोजिशन पूरा आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है, यानी कहने का मतलब है कि बस आपका जो अपोजिशन है वो इसलिए है कि नेचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बाकी चाहे इससे फायदा हो रहा हो तो भी आप इसका एक प्रकार से विरोध ही करोगे, क्योंकि आपका अपोजिशन आइडियोलॉजिकल ओपोजिशन है, आप नेचर के साथ में कोई भी एक प्रकार से छेड़छाड़ नहीं चाहते। एक एब्सेंस ऑफ क्लियर पॉलिसी है। कई बार देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया जो बीटी ब्रिंजल है उसको तो अप्रूवल भी मिल गया था, फिर भी आगे एक प्रकार से उसको अनुमति नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो एक बात थी पहले कि एक बायोटेक्नोलॉजी बिल लाया जाए तो ताकि ये पूरी जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से क्लियर हो, यूनिफाइड हो कि कहाँ से अप्रूवल मिलना है, कब अप्रूवल मिलेगा। ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज पर ये पूरी जो पॉलिसी है GM क्रॉप्स के ऊपर में वो निर्भर करें। आगे क्या है, अब आते हैं, देखिए हमने काफ़ी बैकग्राउंड डिस्कस किया, अब GM मस्टर्ड केस का हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा केस। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पूर्व वाइस चांसलर थे दीपक पेंटल, इनकी द्वारा जो टीम थी उन्होंने GM मस्टर्ड की टेक्निक डेवलप करी, और देखिए इसमें इन्होंने 3 जीन्स का एक प्रकार से इन्होंने जो टेक्निक ली उसमें इन्होंने 3 जीन्स लिए थे सोयल बैक्टीरियम से। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे GM मस्टर्ड की हाइब्रिडाइजेशन की जा सकेगी और लोकल कंडीशंस के हिसाब से मस्टर्ड की फसलें उगाई जा सकेंगी। अब देखिए मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से देखिए, मान लीजिए आपको जो GM मस्टर्ड है वो इस तरह की लोकल लेवल पे इनके बीज बनाए जाएंगे कि मान लीजिए अगर हरियाणा में उगानी है तो हरियाणा में किस प्रकार की कंडीशंस हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं हरियाणा के अंदर में, तो वैसी जो मस्टर्ड की तकनीक विकसित की जाएगी, जो बीज विकसित किए जाएंगे वो एक प्रकार से वहां पे हरियाणा के अंदर में जो डिजीज होते हैं वो नहीं होंगे। मान लीजिए इनको पंजाब में अलग तरह का पेस्ट होता है तो उस तरह के बीज लोकली पंजाब में बनाए जाएंगे सरसों के, जो पेस्ट का असर नहीं होगा मस्टर्ड पे। उसी तरह का आप राजस्थान का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी मस्टर्ड को, अगर वो ऐसे बीज बनाए जाएंगे कि मान लीजिए जो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है राजस्थान के अंदर में तो उस बीजों को, उस सरसों को कम पानी की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि GM मस्टर्ड्स के ऐसे बीज बनाए जाएंगे जिससे लोकल कंडीशंस के हिसाब से फायदा होगा जिस क्षेत्र में भी वो बीज उगाए जाते हैं। तो अब देखिए बात यह कि ना सिर्फ ये फायदा होगा बल्कि उनकी तेल की जो क्वांटिटी है, ऑयल की क्वांटिटी है, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। आगे क्या है, अब आगे देखिए इस GM मस्टर्ड की जो टेक्निक विकसित की थी दीपक पेंटल की टीम ने, उसको GEAC से अभी अप्रूवल मिल गया है। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए अप्रूवल मिलने का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक अप्रूवल मिला था GEAC बीटी ब्रिंजल को, यानी बैंगन होता है, ब्रिंजल होता है बैंगन,
माइको और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यह तकनीक विकसित की थी बीटी ब्रिंजल की, और बाद में अप्रूवल मिलने के बाद भी जयराम रमेश ने यूटर्न ले लिया था, जो उस टाइम के एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, क्योंकि काफी विरोध हो रहा था उस टाइम पे बीटी ब्रिंजल को लेके। क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा तो यह कहा गया था कि बीटी कॉटन को जब अनुमति मिली थी उसके बाद में कॉटन की जो पैदावार है काफी बढ़ गई थी, 2002 में अनुमति मिली थी। लेकिन जो विरोध हो रहा था वो इस कारण हो रहा था, जो अपोजिशन हो रहा था उन्होंने कहा कि देखिए जो बीटी कॉटन की अनुमति आपने दी थी उसको खाने में नहीं यूज किया जाता, लेकिन बैंगन को तो खाने में यूज किया जाएगा, और इस जीएम क्रॉप को जब फूड चेन में जब एंटर ये कर जाएगा तो काफी नुकसान होगा इससे। इस वजह से काफी विरोध हुआ था और सरकार ने एक प्रकार से पहले इसका अप्रूवल नाम होता था, जैसे हमने डिस्कस किया ना अभी, जीईएसी में पहले अप्रूवल होता था, लेकिन इस विरोध के कारण में इस कमेटी का नाम ही चेंज कर दिया, अप्रूवल की जगह अप्रेजल कर दिया था। आगे क्या है, अब देखिए वे फॉरवर्ड में क्या आता है। आर्टिकल कहता है कि देखिए तमाम तरह के सेफ्टी और टॉक्सिटी जो टेस्ट हैं वो किए जा चुके हैं, रेगुलेटर ने सारे टेस्ट कर लिए हैं, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आइडियोलॉजिकल है, सिर्फ नाम का प्रोटेस्ट है। और एक प्रकार से साइंटिस्ट का ये कहना है कि देखिए आपका प्रोटेस्ट ये है कि जो जीन्स आप एक प्रकार से कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से डाल रहे हो। ये कहते हैं कि देखिए प्रकृति के रूप से भी काफी बार जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं हवा के साथ में, मिट्टी के साथ में, पानी के साथ में। तो आपका ये तर्क साफ तौर पर गलत है कि जीन्स है वो आप कृत्रिम रूप से डाल रहे हो, नेचर भी तो जीन्स डालती है ना, तो इसमें नुकसान ही क्या है। ऊपर से बात आती है कि देखिए आर्टिकल कहता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से टेस्टिंग होनी चाहिए, पूरा ट्रायल्स होने चाहिए और इसका डेटा पब्लिक में आना चाहिए। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए ट्रांसजेनिक जो कॉर्न्स हैं, सोयाबीन या फिर ब्रिंजल, विदेशों में यूज किया गया है बड़े लेवल पे इन सभी ट्रांसजेनिक फसलों को, क्रॉप्स को, लेकिन कोई भी बुरा असर अभी तक, यानी एक प्रकार से ह्यूमन बींग्स भी हेल्थ पर इनका कोई असर भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। अब इससे क्या है, अब देखिए इससे क्या होगा, एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जो अपोजिशन होता है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो किसी एक ही तरह के हर्बिसाइड पर डिपेंड हो जाएंगे। यानी जो जीएम मस्टर्ड, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो जानबूझ के एक आधे हर्बिसाइड को छोड़ देंगे, यानी हर्ब का असर उन पे होगा, तो उसके लिए वो एक ही हर्बिसाइड की कंपनी पे डिपेंड हो जाएंगे, एक या दो। तो इससे फार्मर्स को एक प्रकार से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब आर्टिकल कहता है देखिए उस चीज के लिए तो गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स हैं, लेबर मार्केट्स हैं, कोर्ट्स हैं, ये सब चीज डिसाइड करेंगी। अगर ऐसा होता है कि किसान एक दो कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उन चीज को देखने के लिए सरकारें देखेंगी, कोर्ट्स देखेंगी, आप उस बात की चिंता मत कीजिए। लेकिन आज फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे किसानों को आवश्यकता है नए नॉलेज की, नए बीजों की, नई टेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए एक समाधान निकालने की जरूर आवश्यकता है। उसके लिए एक बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बिल भी आप लाएं और उसे पास करें, ताकि जो पूरी अप्रोच हो काफी ट्रांसपेरेंट हो और काफी जो एक प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा, उन आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करने के बाद हो। तो ये सारा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देखिए कोलंबिया के बारे में है। कोलंबिया के बारे में आर्टिकल ये क्या कहता है, देखिए कोलंबिया में पिछले 50 सालों से वहां का एक रिबल संगठन FARC, वो वहां की सरकार को, कोलंबिया की सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहता है। और एक प्रकार से जैसा हमारे देश में नक्सली हैं उसी तरह की इनकी अप्रोच है, उसी तरह की इनकी आइडियोलॉजी है। लेफ्ट विंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है FARC कोलंबिया के अंदर में। ये देखिए कोलंबिया की पोजीशन देख लीजिए आप, यहाँ पे है कोलंबिया और ये इक्वाडोर, पेरू, यहाँ पे चिली है, अर्जेंटीना, ये सारे फुटबॉल बहुत खेलते हैं ये सारे देश। ऊपर बोलीविया, ये प्रागवे, उरुग्वे, ये ब्राज़ील आपको याद होगा ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स में है ब्राज़ील। और ऊपर में ये वेनेजुला है। वेनेजुला में आपको याद होगा नोटबंदी इंप्लीमेंट की थी इंडिया के बाद में, लेकिन फेल हो गई थी। 2 दिनों को इंप्लीमेंट करने के 2 दिन के बाद ही उन्होंने, गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को वापस ले लिया था। और अभी वेनेजुला की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी डामाडोल है। ये सारे छोटे देश हैं, गुइना, सूरीनेम और फ्रेंच गुइना। तो ये मैप देख लिया हमने पूरा। अब देखिए बात क्यों आती है, पिछले 50 साल से FARC वहाँ पे एक प्रकार से काफ़ी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चला रहे थे, जैसे ड्रग सिंडिकेट्स या फिर अपहरण, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले साल, लेकिन देखिए बातचीत तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी पिछले साल, लेकिन जो इन्होंने बातचीत स्टार्ट की थी FARC ने सरकार के साथ में, उसको अंतिम रूप दिया गया। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हैं अभी कोलंबिया के, सेंटोस, उन्होंने इस रिबल संगठन के साथ में शांति स्थापित करने की जो कोशिश स्टार्ट कर रखी है, इसके लिए उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। देखिए जब पिछले साल एग्रीमेंट हुआ था FARC का सरकार के साथ में, तो जनमत करवाया गया, जनता से पूछा गया कि क्या आप शांति चाहते हो। तो देखिए आश्चर्यजनक रूप से जनता ने इनकार कर दिया, रेफरेंडम में मना कर दिया, क्योंकि FARC पर काफ़ी आरोप हैं कि जब ये
एंटी नेशनल एक्टिविटीज चला रहे थे, तो जनता को काफी तंग किया था इन्होंने, काफी एक प्रकार से लोगों की जाने गई थी, तो काफी गुस्सा है लोगों का एफएआरसी के ऊपर में, इसीलिए वहां पे एक प्रकार से रेफरेंडम हुआ तो लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन अभी सेंटोस एक प्रकार से वहां पे शांति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो उन्होंने पीस मील अप्रोच अपनाना स्टार्ट किया। उन्होंने एफएआरसी को गारंटी दी कि देखिए हम इंश्योर करेंगे कि आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, यानी आप इलेक्शन लड़ें। तो इस चीज को लेके उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोबारा से हथियार नहीं उठाएंगे। इवन रेफरेंडम में हार जाने के बावजूद एफएआरसी ने कहा कि ठीक है, हम शांति स्थापित के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, रेफरेंडम में हम हार गए, फिर से नेगोशिएशंस करते हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा से रेफरेंडम करवाएंगे। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, 12 रिबल्स दोबारा से एक प्रकार से सिविलियन बन गए। जिन लोगों ने पहले हथियार उठा रखे थे वो अब सिविलियन बनने जा रहे हैं, और पहले 12 लोग अब सिविलियन बन चुके हैं। उसके बाद में देखिए एक आर्टिकल कहता है कि कुछ लोग एफएआरसी में नाराज भी हैं। नाराजगी तो देखिए जब भी ऐसी बात होती है तो ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वैसे ही एफएआरसी में सारे के सारे लोग तो एक प्रकार से शांति के लिए आगे नहीं आएंगे, तो कुछ लोग अभी भी नाराज हैं। उनको डर लगता है कि मान लीजिए अगर वो मेन स्ट्रीम में गए, इलेक्शन लड़े, तो पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो हैं उनका दम हमें झेलना पड़ेगा, वो हम पे हमले करेंगे, ऐसा डर लगता है कुछ। इसीलिए कुछ लोगों ने शांति, जो एफएआरसी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, वो शांति के लिए आगे नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने अभी यूएन की एंटी नार्कोटिक ऑफिशियल्स की किडनैपिंग भी करी। और देखिए वहां पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अल्वारो ओराइब, इनके द्वारा काफी विरोध हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि देखिए जो सेंटोस हैं, यानी वहां के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, वो शांति स्थापित ना कर पाए, क्योंकि देखिए हर देश में राजनीति होती है। इनको यूं लगता होगा इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट को अगर शांति स्थापित हो गई तो काइंड ऑफ इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, जो शांति स्थापित करने में रोड़ा साबित हो रहे हैं। आगे चलते हैं हम पुलिस के बारे में। अगला आर्टिकल है, क्या कहता है ये आर्टिकल देखिए कंटेक्स्ट डिस्कस करता है। अभी निर्भया केस के बारे में देखिए, जो एक अनफॉर्चुनेट एक निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में सभी लोगों ने, मतलब सभी लोगों का मतलब है ज़्यादातर लोगों ने दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, कि लोगों में डर खत्म हो गया है तभी इस तरह के क्राइम होते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि क्या सिर्फ पुलिस रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के क्राइम्स के लिए, क्या कम्युनिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो आर्टिकल देखिए कहता है स्टेट और कम्युनिटी दोनों की जिम्मेदारी है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने में। फिर थोड़ा कंटेक्स्ट डिस्कस, थोड़ा पुलिस का बैकग्राउंड डिस्कस किया जाता है। ये कहते हैं कि देखिए 1829 में पहली बार पुलिस का कंसेप्ट आया। उससे पहले भी इस तरह का कंसेप्ट तो होता था, लेकिन उससे पहले राजा महाराजा होते थे, तो उनके जो सिपाही होते थे वो काइंड ऑफ सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन जो एक्चुअल पुलिस का एक प्रकार से कि एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा सरकार का, जो कि एक प्रकार से लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ऐसा कंसेप्ट आया 1929 में। ये लंदन से ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्थापना हुई। उसके बाद में न्यूयॉर्क में भी पुलिस की स्थापना हुई, ना सिर्फ न्यूयॉर्क, यूएस के दूसरे सिटीज में भी पुलिस की स्थापना हुई, और इवन हमारे देश में भी 1990 में 1900 के आसपास में ब्रिटिशर्स ये कंसेप्ट लेके आए। और लेकिन देखिए फर्क ये है कि उस टाइम जो पुलिस का कंसेप्ट था वो एक प्रकार से इनडिसिप्लिन यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको कर्व करने के लिए था, ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन आज जो पूरा काम है वो चेंज हो गया है। पहले क्रिमिनल्स को हंट नहीं किया जाता था, सिर्फ लैंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था, लेकिन आज तो देखिए क्राइम्स को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पहले जो क्राइम होते थे काफी पेटी क्राइम्स होते थे, छोटे मोटे क्राइम होते थे, लेकिन आज तो काफी एक प्रकार से वायलेंट क्राइम्स होते हैं। इवन टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है क्राइम्स के अंदर में। आज आपने देखा होगा कल परसों की जो खबर थी, कैसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अटैक हैक कर लिया गया पूरे सिस्टम को, और हॉस्पिटल्स भी एक प्रकार से सर्विसेज दे पाने में नाकाम हो गए। एक पूरा अमेरिका से कोड चुरा के वो हैकर्स ने वो अटैक किया था। तो आजकल देखिए इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स होने लग गए हैं, तो पुलिस को भी उनके हिसाब से, क्राइम के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अदरवाइज वो पीछे रह जाएंगे। अब एक और जो बात कहते हैं कि देखिए सबसे जो पुलिस की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाना चाहिए, वो ये मेजर किया जाना चाहिए क्या जो सिटीजन्स हैं, यानी जिस एरिया में पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो सेफ महसूस कर रहे हैं। अगर मैं लीजिए उस एरिया के सीनियर सिटीजन्स में, वुमेन्स में, चिल्ड्रंस में खौफ है, तो इसका मतलब ये कि पुलिस फेल कर रही है। और जो पुलिस की परफॉर्मेंस है वो इसी चीज़ से मेजर करनी चाहिए कि सिटीजन्स के अंदर में परसेप्शन कैसी है, क्या वो सेफ महसूस कर रहे हैं, क्या नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर वो सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब पुलिस फेल हो गई। उसके बाद में क्या है, उसके बाद आता है देखिए आज काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट है, और आज यानी पुलिस का जो काम होता है जान माल की सुरक्षा करना, तो आमतौर पे जब सर्वे में एक बात सामने आती है कि लोग ये चाहते हैं कि जो पुलिस है वो लाइफ की प्रोटेक्शन पे, यानी जान की प्रोटेक्शन पर फोकस करे, और माल की प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस ना करें, यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। अब देखिए आंकड़े के अनुसार देखिए 1 लाख लोगों पे 140 पुलिसमैन हैं आज।
जो कि काफ़ी कम है अगर हम ये मेजर करें, कंपेयर करें दूसरी मॉडर्न डेमोक्रेसीज के हिसाब से। इवन देखिए ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज़्यादा है। आज हमारे देश में जिन लोगों के पास में पैसा है, यानी जो अमीर लोग हैं, वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करने लगे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी बात से पता लगता है कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है आज। और एक प्रकार से हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक प्रकार से बोरो करना चाहिए और अपनाना चाहिए दूसरे सफल एक प्रकार से जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जहां पुलिस काम कर रही है, उसी प्रैक्टिसेस को हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 2 केस स्टडी दी जाती हैं, न्यूयॉर्क पुलिस की और लंदन पुलिस की। ये कहते हैं कि देखिए न्यूयॉर्क पुलिस का एक एग्जांपल देते हैं, कॉम्स्टैट अप्रोच इन्होंने अपनाई, यानी कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है इस अप्रोच में? इस अप्रोच में देखिए जो पुलिस है पूरा एनालिसिस करती है, क्राइम्स के जो आंकड़े हैं उनको पूरा एनालाइज करती है और फिर ये देखती है कि कौन सी जगह पे बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, कौन सी जगह पे कौन से क्राइम्स हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। पूरी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद में वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है या फिर दूसरे उपाय किए जाते हैं। इवन वहाँ पे ये हुआ कि सारे जो रीजनल कमांडर्स थे उनको कहा गया कि आप कमिश्नर्स को हर हफ्ते एक प्रकार से रिपोर्ट कीजिए और बताइए, पुलिस कमांडर्स को कहा कि आप कमिश्नर को रिपोर्ट कीजिए हर हफ्ते और बताइए कि किस प्रकार से आप क्राइम्स को टैकल कर रहे हो। इससे क्या हुआ? इससे क्राइम्स काफ़ी कम हो गए। इवन सर्वे के लिए उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज का भी साथ लिया, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस जो है डायरेक्ट सर्वे करेगी तो जो जनता है एक प्रकार से निष्पक्ष आंसर नहीं देगी, इसलिए प्राइवेट एजेंसीज का भी साथ लिया गया सर्वे के लिए। लंदन पुलिस का क्या केस स्टडी है? ये कहते हैं कि देखिए लंदन पहले तो सेफ होता था, लेकिन आजकल हाई क्राइम सिटी लंदन बन गया है। हर समय टेररिस्ट एक प्रकार से अटैक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा यूथ क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है। इवन जो एक चाकू मारने की घटनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं लंदन के अंदर में। तो इस चीज़ से निपटने के लिए, इस स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जो पुलिस ने वहाँ पे एक सघन कैंपेन चलाया। इसमें क्या हुआ, स्ट्रीट्स के अंदर में अगर किसी पर्सन पर शक है, किसी यूथ पर शक है, तो उसको रोक के उसकी फ्रिस्किंग करना, यानी चेकिंग करना, क्या वास्तव में वो जो यूथ है वो चाकू लेकर घूम रहा है। अगर वो चाकू लेकर घूम रहा है तो इससे बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार का एक बड़े स्तर पर यह कैंपेन चलाया गया था, जिससे इस चाकू एक मारने की घटनाओं में काफ़ी कमी आई। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि इस तरह के कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, लेकिन एक प्रकार से डेटरेंस क्रिएट हो जाती है। इस तरह से मान लीजिए चेकिंग होती है तो डर पैदा हो जाता है क्रिमिनल्स में, मुजरिमों में, कि मान लीजिए पुलिस कभी भी आ सकती है, तो वो खुलेआम चाकू लेके नहीं घूमेंगे। खुलेआम चाकू लेके नहीं घूमेंगे तो एक प्रकार से इस तरह के अटैक्स में काफ़ी कमी आएगी, और वही हुआ लंदन के अंदर में। फिर ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे न्यूयॉर्क की जो पुलिस है या फिर लंदन की पुलिस है, न्यूयॉर्क की पुलिस ने क्या किया, काफ़ी बार जो ब्लैक्स हैं उनकी चेकिंग को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी, तो इसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। और एक रियल डेंजर है, मान लीजिए थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सेफ्टी का और इस पूरी चीज़ का, लेकिन पुलिस को अपने दायरे में रह के ये पूरे अभियान चलाना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ी भी गलती पुलिस करती है तो उनकी जो छवि है वो विलन के तौर पे बन जाती है, जैसा अभी न्यूयॉर्क पुलिस की बन गई थी अच्छा काम करने के बावजूद। देखिए फिर भी ये कहते हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब नहीं है हमारे इंडिया के अंदर में। ये कहते हैं कि देखिए आईपीएस जो है, आईपीएस आज के टाइम में काफ़ी एक प्रकार से टेक्निकल टैक्स से भी आप कह सकते हैं, और सोशल मीडिया का भी पुलिस अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। इंटरनेट का आज पुलिस एक प्रकार से अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, जनता के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का यूज होता है। इवन काफ़ी बार तो जनता को यह भी कहा जाता है कि अगर आपको मान लीजिए कोई एफआईआर लॉन्च करवानी है, कोई शिकायत करनी है, तो आप सोशल मीडिया से कर सकते हो। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की सहायता से अगर कोई जनता अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है तो इससे पुलिस के ऊपर में अकाउंटेबिलिटी रहती है, बर्डन रहता है, काउंट ऑफ प्रेशर में वो रहते हैं कि सारी जनता देख रही है सोशल मीडिया के ऊपर में कि वास्तव में पुलिस ने उस कंप्लेंट को एड्रेस किया या नहीं किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो बस यही है कि ये कहते हैं कि देखिए पुलिस के बारे में हमारी परसेप्शन चेंज तो हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से होनी चाहिए। तो इस एक प्रकार से पुलिस को सुधारने के लिए एक प्रेशराइज पुलिस को करना पड़ेगा, और कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा कि वो पुलिस को प्रेशराइज करें कि वो अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें और सेफ्टी प्रोवाइड करें जनता को। ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो एक प्रकार से खालिस्तान की मूवमेंट को लेकर है। देखिए टेररिज्म यानी आतंकवाद हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पिलर रहा है, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद हो, पंजाब के अंदर में हो, या फिर लिट्टे का आतंकवाद हो। और जब भी हम किसी दूसरे देश से डील करते हैं तो उसमें आतंकवाद से लड़ने में सहयोग की बात करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश ने काफ़ी आतंकवाद को प्रमोट किया हमारे खिलाफ। इवन इसके बाद में यूएस, यूके और जर्मनी और कनाडा, यहाँ से भी काफ़ी आतंकवाद पनपा इंडिया के खिलाफ। इवन देखिए जब 2001 में एक प्रकार से
अमेरिका के अंदर में अटैक हुआ था, उससे पहले भी इंडिया ने आतंकवाद को लेके यूएन के अंदर में आतंकवाद को लेके एक कन्वेंशन करवाने की बात कही थी, जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन 1996। इसके अलावा हम यूएन से बार बार मांग करते हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को डेजिग्नेट करें। इवन पाक जो टेरर प्रमोट कर रहा है हमारे खिलाफ में, उसको भी हम बार बार उठाते हैं बड़े मंचों पर, चाहे वो G20 का हो, यूएन हो, ब्रिक्स हो, बड़े बड़े मंचों पर हम पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को मुद्दे को उठाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, 30 अप्रैल को खालसा डे सेलिब्रेट किया गया कनाडा के अंदर में। खालसा का मतलब होता है प्योर। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 के आसपास, और आमतौर पे ये बैसाखी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है खालसा डे को, लेकिन 30 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ ये कनाडा के अंदर में। इस देखिए पूरे मार्च में खालसा डे जो सेलिब्रेट किया था कनाडा के अंदर में, प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स, यानी देखिए जो अलग से सिखों के लिए अलग से देश की मांग उठी थी 1984 के समय में। हालांकि देखिए ये मांग पहले भी उठी थी, लेकिन पीक पर थी 1984 में कि सिखों के लिए अलग से देश खालिस्तान बनाया जाए। अब देखिए जिन लोगों ने मांग की थी उनकी तस्वीरें लहराई गई इस खालसा डे के मौके पर। बाद में बात आती है कि देखिए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेऊ, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया खालसा डे के मौके पर, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात को देखिए जिस मौके पर एक प्रकार से प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं उनकी इमेजेस लहराई गई हैं, और उसी डे पर पार्टिसिपेट किया जस्टिन ट्रूडेऊ ने। तो भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस मुद्दे को एक प्रकार से उठाया नहीं जिस स्तर पर इनको उठाना चाहिए था। ये देखिए उसके बाद में क्या आते हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं। देखिए जो एक बार थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता देता हूं, 1984 में जो खालिस्तान की जो मांग थी वो पीक पर थी, और इसके खिलाफ में एक ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू स्टार ऑपरेशन। और एक प्रकार से देखिए जब ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था तब स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के एक हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इससे सिखों के जो सेंटिमेंट्स है काफ़ी हर्ट हो गए थे। तो परिणाम स्वरूप बाद में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनका एक प्रकार से असैसिनेशन हो गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, काफ़ी एंटी सिख राइट्स हुए थे। तो एंटी सिख राइट्स में काफ़ी एक प्रकार से निर्दोष लोगों की भी जाने गई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम है। तो अब देखिए बात आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुद्दा नहीं है। इवन भारत में भी जो निर्दोष लोगों की जाने गई थी, निर्दोष सिखों की जाने गई थी 1984 के बाद में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें काफ़ी निर्दोष सिखों की जाने गई थी। तो आज भी उस मुद्दों से रिलेटेड प्रोटेस्ट करने की अनुमति है भारत में, और किसी बात को लेके कर्ब नहीं है। लेकिन मिस्टर ट्रूडो यानी जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, उन्होंने खालसा डे में जो पार्टिसिपेशन किया था उसको लेकर में काफ़ी इश्यूज़ हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं, देखिए पहला इश्यूज़ तो ये है जो हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी एक प्रकार से प्रो खालिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी इमेजेस को लहराया गया था वहाँ पर। दूसरा मुद्दा ये है कि कनाडा की ओंटारियो असेंबली में 2 लेजिस्लेचर्स ने एक प्रकार से रेजुलेशन पास करवाया था कि 1984 के बाद में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे वो जिनोसाइड हैं, जबकि भारत हमेशा इस चीज़ से मना करता है कि वो जिनोसाइड नहीं था और प्रॉपर कार्रवाई हुई थी। पूरा इंडिया का स्टैंड ये है। लेकिन कनाडा की एक ओंटारियो असेंबलियों में 2 लेजिस्लेचर्स ने एक प्रकार से जिन्होंने ये इसको जेनोसाइड कहा था, उन 2 लेजिस्लेचर्स को सम्मानित किया गया। तीसरा मुद्दा क्या है, तीसरा मुद्दा है कि ना सिर्फ एंटी सिख राइट्स को बल्कि एक प्रकार से जो आर्मी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था उसको भी जिनोसाइड कहा गया, नरसंहार कहा गया। जबकि देखिए मान लीजिए अगर आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, जो ब्लू स्टार का ऑपरेशन चलाया था, क्या हमारी आर्मी जिनोसाइड करती है? तो अपने आप में ये काफ़ी गलत बात है और इंडिया को काफ़ी विरोध करना चाहिए था इस बात का कनाडा के सामने। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए चौथा मुद्दा ये है कि खालसा डे जो सेलिब्रेट किया गया था कनाडा के अंदर में, उस मौके पर काफ़ी ऐसे झंडे लहराए गए या पोस्टर लहराए गए जिसमें एक प्रकार से कहा गया कि 2020 में एक रेफरेंडम करवाया जाएगा जिसमें पूरी दुनिया के सिखों से ये पूछा जाएगा कि क्या आप अलग से देश चाहते हो। इस तरह का एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। तो आर्टिकल कहता है ये अपने आप में सरप्राइजिंग है कि गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई और गवर्नमेंट ने सिर्फ एक माइल्ड रिस्पॉन्स दिया। और फिर कहता है आर्टिकल कि गवर्नमेंट को इस पूरे इशू को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जो कनाडा के सम्मुख उठाना चाहिए। अगला आर्टिकल कौन सा है, अगला आर्टिकल देखिए हिल कंट्री तमिल्स के बारे में है। देखिए तमिल्स की बात करें तो श्रीलंका के अंदर में, तमिलनाडु में तो रहते ही हैं, श्रीलंका में लेबर के लिए गए थे, वहाँ पे कई रीजन्स में तमिल रहते हैं। ये है नॉर्दर्न रीजन, ये है एक प्रकार से ईस्टर्न रीजन। इसके अलावा देखिए इन दोनों रीजन्स के बारे में तो हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं, लेकिन श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में भी काफ़ी तमिल रहते हैं। इनके बारे में पूरा आर्टिकल है और काफ़ी एक प्रकार से इनलाइटनिंग आर्टिकल है, क्या उनकी सिचुएशन है।
ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभी श्रीलंका के विजिट पर गए और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो हिल तमिल्स के हब में गए। इनको देखिए, सेंट्रल प्रोविंस, श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में जो तमिल रहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, उनको हिल तमिल्स कहते हैं। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो एक प्रकार से हिल तमिल्स के हब में गए और वहाँ पे उन्होंने 10,000 घर बनाने की भी बात कही। और देखिए बात यूँ आती है कि जो नॉर्दर्न या ईस्टर्न प्रोविंस के तमिल्स हैं, यहाँ पे देखिए जो ऊपर के जो तमिल्स हैं श्रीलंका के अंदर में, नॉर्दर्न या फिर ईस्टर्न पार्ट्स में जो तमिल्स रहते हैं, उनको ये बात पहले ही समझ में आ गई थी कि इंग्लिश एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो काफ़ी आगे चले गए। लेकिन सेंट्रल प्रोविंस के जो तमिल्स हैं एक प्रकार से वो काफ़ी पीछे रह गए। अब देखिए विडंबना, देखिए जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न तमिल्स हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि हम श्रीलंका के जो सिन्हालीज हैं उनकी अपेक्षा में काफ़ी पीछे रह गए, और जो सेंट्रल प्रोविंस के जो तमिल्स हैं वो ये कहते हैं कि हम बाकी तमिल्स की अपेक्षा में काफ़ी पीछे रह गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इनके पास में घर नहीं है और इनका कैसे वो वहाँ पे गए। देखिए 19वीं 20वीं शताब्दी में जो इनके पूर्वज थे, अंग्रेज इनको वहाँ पे लेके गए थे, ब्रिटिशर इनको वहाँ पे लेके गए थे प्लांटेशन के लिए। मेनली ये दलित थे, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी या फिर रबर प्लांटेशन के लिए वहाँ पे गए थे। और आज प्लांटेशन का काफ़ी बड़ा योगदान है श्रीलंका के अंदर में, काफ़ी एक्सपोर्ट की अर्निंग उनकी प्लांटेशन क्रॉप से होती है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है श्रीलंका की इकोनॉमी में सेंट्रल प्रोविंस के तमिल्स का। सेंसस के हिसाब से इनकी संख्या 8,40,000 है, लेकिन कम्युनिटी के लीडर्स कहते हैं हमारी जो जनसंख्या है वो एक प्रकार से 12 लाख के आसपास है, 12 नहीं 16 लाख के आसपास हैं। उसके बाद में कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस है इन तमिल्स की। और श्रीलंका के वैसे तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन करें तो इनकी जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 29 है 1000 के मुकाबले में, जबकि श्रीलंका की सिर्फ 11 हैं। तो देखिए कहाँ 11 कहाँ 29, काफ़ी बैकवर्डनेस है जो सेंट्रल प्रोविंस के तमिल्स हैं उनकी। इवन जो स्टंटिंग इफेक्ट्स हैं वो भी 40.2% बच्चों पर होते हैं, जबकि श्रीलंका का नेशनल लेवल पे ये सिर्फ 18% बच्चों पर होता है स्टंटिंग। और जो घर हैं इनके काफ़ी कच्चे घरों में रहते हैं, बैरक टाइप में ये रहते हैं, एजुकेशन में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ये देखिए। उसके बाद में देखिए हार्डली इनकी कम्युनिटी के 150 स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। और उसके बाद में इंडिया को चाहिए कि वो स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाएं इनके लिए। और इवन तमिल इंस्ट्रक्टर्स की भी कमी है, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको जब दी जाती है तो तमिल इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिल पाते। तो कहने का मतलब है कि जो कम्युनिटी हैं उनको एक प्रकार से जिस प्रकार से वो उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उस प्रकार से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। उनकी जो ज़रूरतें हैं काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी आसान है, और इंडिया को एक प्रकार से श्रीलंका से मिलकर उनकी ज़रूरतों को एड्रेस करने की कोशिश की जानी चाहिए, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित हैं। ये पूरे आज के आर्टिकल्स थे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।